हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छा प्रश्न जो है कमेंट में पूछा गया था कि हाउ हाउ वी स्टार्ट अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे स्टॉप करते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है। तो चलिए देखते हैं क्या है दोस्तों इसमें। दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आप जानते हो कि ये जो है कई स्टेजों में होता है। कहीं 4 स्टेज का होता है, कहीं 8 स्टेज का होता है, कहीं 2 स्टेज का होता है। तो मैंने जो है इसमें 4 स्टेज को लेके चला है। और जो है ये मान के चला है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है वो CO2 को कंप्रेस कर रहा है। तो CO2 गैस यहाँ से इन हुई, यहाँ पे जो है ये जो है डेमिस्टर पैड लगा है, जिसकी वजह से इसमें जो है CO2 गैस में जितने भी मॉइस्चर वगैरह होंगे या ऑयल वगैरह जो भी होंगे वो यहाँ पे डेमिस्टर पैड में जो है ट्रैप हो जाएंगे और फ्रेश CO2 जो है कि फर्स्ट स्टेज में, ये हमारा फर्स्ट स्टेज है दोस्तों। फर्स्ट स्टेज का जो है ये सक्शन है और ये जैसे फर्स्ट स्टेज को का ये डिस्चार्ज है। फर्स्ट स्टेज का डिस्चार्ज जाएगा हमारा एयर कूलर में, यहाँ पे एयर को ठंडा करेंगे। ठंडा क्यों करते हैं, कंप्रेस करने के बाद ठंडा क्यों करते हैं उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें पता चल जाएगा आपको। और उसके बाद जो है ये एयर कूलर से ठंडा होके उसमें जितने भी मॉइस्चर वगैरह जो भी होंगे वो यहाँ पे फिर जो है ये दूसरा सेपरेटर लगा है और ये इसका डेमिस्टर पैड है। और डेमिस्टर पैड से जो है हमारी जो है फ्रेश एयर जो चली जाएगी कहाँ पे दोस्तों, सेकंड स्टेज के सक्शन में। सेकंड स्टेज का ये सक्शन बनेगी और इसके बाद ये सेकंड स्टेज का डिस्चार्ज है। और सेकंड स्टेज का डिस्चार्ज हमारा जाएगा वहीं फिर से एयर कूलर में, और एयर कूलर में वहाँ पे ठंडा होगी एयर, जो CO2 है वो ठंडी होगी और वो जो है यहाँ पे फिर जितने भी मॉइस्चर वगैरह होंगे वो ट्रैप होकर नीचे बैठ जाएंगे। बाकी फ्रेश CO2 जो है, ड्राई CO2 एक तरह से जिसमें मॉइस्चर या ऑयल या कुछ भी नहीं है, वो फिर जाएगा थर्ड स्टेज के सक्शन में। ये थर्ड स्टेज का सक्शन है कंप्रेसर का और ये फिर वो डिस्चार्ज करेगा। थर्ड स्टेज का ये डिस्चार्ज हो जाएगा यहीं फिर से गैस कूलर में और वहाँ पे ठंडी होगी वो CO2, फिर वो यहाँ पे सेपरेटर में जाएगी। यहाँ पे फिर से हमारा डेमिस्टर पैड लगा है, यहाँ पे फिर से वो क्या होगा, उसमें मॉइस्चर वगैरह जो भी होंगे ट्रैप हो जाएंगे। बाकी जो फ्रेश CO2 जाएगी फोर्थ स्टेज में, फोर्थ स्टेज का सक्शन बनेगी और फिर फोर्थ स्टेज से ये डिस्चार्ज हो जाएगी। डिस्चार्ज होकर CO2 को अगर लाइन में नहीं लेना है तो आप वेंट कर दो, अगर लाइन में लेना है तो प्लांट में भेज दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो एकदम सिंपली समझ में आ गया। आपको नहीं समझ में आया तो मैंने CO2 कंप्रेसर का यूरिया प्लांट में CO2 कंप्रेसर का प्रोसेस फ्लो डायग्राम जो बनाया है उस वीडियो को देख लीजिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है हमारा CO2 कंप्रेसर जो है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है। ठीक है, अब इसे हमें स्टार्ट करते हैं। तो आप ये मत ध्यान रखो कि CO2 कंप्रेसर है, वो कोई भी किसी भी टाइप का कंप्रेसर हो सकता है, एयर कंप्रेसर हो सकता है या कोई भी कंप्रेसर हो सकता है, किसी चीज को कंप्रेस कर सकता है, लेकिन वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल है। तो वो उसी की मैंने वीडियो बनाई है बेसिकली। तो इसमें जो है 4 स्टेज का हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है और जो दोनों चीज से जो चल सकता है, चाहे उसे आप जो है स्टीम टरबाइन से चलाइए, चाहे उसे आप मोटर से चलाइए। तो जो है उसको कैसे स्टार्ट करते हैं उसे हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब जो है CO2 कंप्रेसर या सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को कैसे स्टार्ट करते हैं, वो सबसे पहली पॉइंट जो देखते हैं वो पॉइंट हमारी ये है कि इंश्योर करेंगे कि मैकेनिकल साइड परमिट क्लोज है या नहीं है। सपोज करो कि जो कंप्रेसर बंद है तो उसको मैकेनिकल को हैंडओवर किया गया होगा किसी जॉब के लिए या कोई काम के लिए। तो क्या मैकेनिकल साइड से क्लियरेंस आपको मिल गई है, क्या मैकेनिकल साइड से परमिट क्लोज हो गई है, उसने ओके कह दिया है कि आप चलाओ, ये सबसे पहले इंश्योर आप करोगे। यानी मैकेनिकल साइड से परमिट जो है ओके होना चाहिए, मैकेनिकल साइड से जो है क्लियरेंस मिलनी चाहिए। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट से भी क्लियरेंस आपको मिलनी चाहिए कि हाँ आप चला सकते हो, क्योंकि बहुत सारे काम इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट के भी होते हैं तो वो भी उनसे भी क्लियरेंस लेना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक साइड से क्लियरेंस लेना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल है या नहीं है, शॉर्टेज चल रही है या क्या है, तो वो भी 3 जगह से आप सबसे पहले इंश्योर कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपका काम आता है प्रोसेस साइड।
प्रिपरेशन, प्रोसेस साइड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। तो इसमें छोटा सा मेरा बोर्ड है इसलिए मैंने पूरा डीपली नहीं इसमें लिख पाया है, तो वो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि सबसे पहले आपको जो देखना है वो ये देखना है कि ड्रेन एंड वेंट और बाईपास वाल, जितने ड्रेन वाल हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे सेपरेटर का ये ओडी है यानी ओपन ड्रेन है, तो ये क्या होना चाहिए, ड्रेन जो है बंद होना चाहिए, या ये बाईपास वाल है, इस कंट्रोल वाल का ये बाईपास वाल है तो बाईपास वाल भी बंद होना चाहिए। और वेंट, कहीं कहीं हमारा वेंट भी होता है, वेंट यहाँ पे वेंट दे दिया तो ये वेंट है, वेंट भी बंद होने चाहिए, इस लाइन में वेंट दे दिया। तो जितने आपके ड्रेन हैं, ड्रेन वाल हैं, वेंट वाल हैं और बाईपास वाल हैं, ये क्या होना चाहिए, बंद होने चाहिए। दूसरा जो है इसमें हमारा कि इंस्ट्रूमेंट साइड का पूरा जो है हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं वो हेल्दी होने चाहिए। इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या हम देखेंगे, जितने अलार्म हैं, जैसे लो लेवल अलार्म, हाई लेवल अलार्म, जितने ट्रिप लॉजिक हैं, जैसे हाई लेवल पे ट्रिप, लो लेवल पे ट्रिप या हाई प्रेशर पे ट्रिप, जितने ट्रिप लॉजिक हैं, जितने अलार्म हैं, जितने कंट्रोल वाले हैं उनका जो है स्टक चेकिंग हो जानी चाहिए। जैसे स्टक चेकिंग क्या होती है, कंट्रोल वाल की स्टॉक चेकिंग उसे कहते हैं। जैसे कंट्रोल रूम से कोई बोलेगा कि मैंने इसको 5% खोल दिया, तो फील्ड में एक्चुअल 5% खुली है या नहीं, ये होती है स्टॉक चेकिंग। तो कंट्रोल वाल पूरी तरह से हेल्दी कंडीशन में होने चाहिए। जैसे 100% खुल रहा है कोई कंट्रोल रूम से तो 100% खुलना चाहिए, 5% खोल रहा है तो 5% खुले होने चाहिए, उनमें बिल्कुल इरेक्टिव नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसी में इंस्ट्रूमेंट में जितने प्रेशर गेज हैं, प्रेशर गेज सारे जो हैं हेल्दी कंडीशन में होने चाहिए, चाहे मैकेनिकल गेज हो या कोई भी प्रेशर स्विच हो तो वो भी हेल्दी कंडीशन में होनी चाहिए। टेम्परेचर गेज, जैसे टेम्परेचर गेज लगा है या टेम्परेचर स्विच लगा है वो भी हेल्दी कंडीशन में होनी चाहिए। लेवल गेज जितने लगे हैं, चाहे जो साइड से देखते हैं और लेवल गेज वो, या जो है लेवल स्विच जो है वो भी हेल्दी कंडीशन में होने चाहिए। जितने भी ट्रांसमीटर हैं, कोई भी ट्रांसमीटर किसी भी टाइप का, वो भी हेल्दी कंडीशन में होने चाहिए। जितने स्विच हैं या एक्चुएटर हैं या इंटरलॉक सिस्टम है, वो सारे चीज़ क्या होंगे, वो हेल्दी कंडीशन में होने चाहिए। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया प्रोसेस साइड का, दूसरा इंस्ट्रूमेंट साइड का भी आपको क्लियर हो गया। तीसरा हुआ कूलिंग वाटर सर्किट प्रिपरेशन। कूलिंग वाटर जो है, कूलिंग वाटर आप देखते हो कि यहाँ पे जैसे ये कूलर है, CO2 गैस कूलर है, तो इसमें जो है कूलिंग वाटर आप यूज कर रहे हो, तो कूलिंग वाटर जहाँ जहाँ जा रहा है उसको आपको उस सर्किट को प्रिपेयर करना चाहिए। कूलिंग वाटर कहाँ का, कूलिंग वाटर का इनलेट वाल खुला होना चाहिए, कूलिंग वाटर का आउटलेट वाल खुला होना चाहिए, कूलिंग वाटर का वेंट बंद होना चाहिए, कूलिंग वाटर का ड्रेन बंद होना चाहिए। ठीक है, जहाँ जहाँ कूलिंग वाटर आप यूज कर रहे हो, चाहे वो लुब्रिकेटिंग एरिया में यूज कर रहे हो, जैसे ल्यूब ऑयल कूलर वगैरह, जितने भी कूलर हैं, जितने भी जिसमें कूलिंग टावर यूज है, कूलिंग वाटर यूज है, तो वो क्या होना चाहिए, लाइन में होने चाहिए। यानी कि कूलिंग वाटर क्या होना चाहिए, कूलिंग वाटर की जितनी भी सर्किट है वो प्रिपेयर होनी चाहिए। उसके बाद ल्यूब ऑयल सर्किट प्रिपेयर। ल्यूब ऑयल जो है कहाँ कहाँ यूज होता है और ल्यूब ऑयल में कौन कौन से पॉइंट हमें देखना होता है वो मैं बता दूं कि ल्यूब ऑयल जो है कंप्रेसर चलेगा, तो कंप्रेसर चलेगा तो उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल की जरूरत है ही, वो तो आप उसकी इंपॉर्टेंस समझते हो। तो जो है ल्यूब ऑयल की सर्किट प्रिपेयर करना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि जो है मेन ऑयल टैंक है, जो मेन लुब्रिकेटिंग ऑयल जो टैंक है जहाँ से पंप सक्शन लेके सब तरफ घुमाता है, तो उसमें लेबल होना चाहिए। लेबल कितना होना चाहिए, 50% से अधिक होना चाहिए। उसके अलावा ल्यूब ऑयल का पंप जो है, ल्यूब ऑयल जो पंप है उसका सक्शन स्टेनर क्लीन होना चाहिए, और जो है सक्शन स्टेनर जो है उसका लाइन में होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है इंश्योर करना चाहिए कि इंश्योर सक्शन एंड डिस्चार्ज वाल ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप ओपन। जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो पंप है उसका जो सक्शन भी खुला होना चाहिए, डिस्चार्ज भी खुला होना चाहिए, और वो हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ल्यूब ऑयल हेडर प्रेशर जो है
ल्यूब ऑयल हेडर प्रेशर मेंटेन होना चाहिए, जितना हमें ल्यूब ऑयल का हेडर प्रेशर चाहिए उतना हमें मिलना चाहिए। या कंट्रोल वाल्व जो है वो भी जो प्रेशर मेंटेन करता है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, वो भी हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। जितने भी आइसोलेशन वाल्व हैं लुब्रिकेटिंग सर्किट में, जितने भी आइसोलेशन वाल्व हैं वो सारे ओपन होने चाहिए, बाईपास वाल्व क्लोज होने चाहिए, ड्रेन वाल्व क्लोज होने चाहिए, विंड वाल्व क्लोज होने चाहिए। उसके अलावा जो है जो ल्यूब ऑयल पंप जो है स्टार्ट करके हम देखेंगे, और उसका जो है ल्यूब ऑयल का जो पंप है उसके एम्पियर सही होने चाहिए, जितना एम्पियर ले रहा है उसका एम्पियर देखेंगे, उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई नॉइस नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसका जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो पंप है वो एकदम हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। उसके अलावा जो है अगर ल्यूब ऑयल का टेम्परेचर चेक करेंगे, जो आउट कर रहा है पंप उसका टेम्परेचर सही है कि नहीं। अगर टेम्परेचर नहीं सही है तो उसको कूलिंग वाटर खोल के एडजस्ट करके देख सकते हैं। उसके अलावा जो है ल्यूब ऑयल का जो प्रेशर जो है पॉइंट टू पॉइंट जहाँ जहाँ हमें चाहिए, जैसे हम जानते हैं कि गियर बॉक्स में जो है ल्यूब ऑयल जाता है उसका प्रेशर इतना होता है, बेयरिंग में जाता है उसका प्रेशर इनलेट इतना होता है, आउटलेट इतना होना चाहिए, टेम्परेचर इतना इन होता है, आउट इतना होना चाहिए, तो वो भी सब हम इंश्योर कर लेंगे। उसके अलावा जो है ल्यूब ऑयल पंप का डिस्चार्ज प्रेशर हम देखेंगे। उसके बाद ल्यूब ऑयल हेडर का प्रेशर देखेंगे। ल्यूब ऑयल जो है ल्यूब ऑयल का जो प्रेशर जो जनरल बियरिंग में जा रहा है उसको देखेंगे। उसके अलावा ल्यूब ऑयल का जो प्रेशर जो थ्रस्ट बियरिंग में जाता है कंप्रेसर के उसको देखेंगे। ल्यूब ऑयल का प्रेशर जो कपलिंग में जाता है उसको देखेंगे। ल्यूब ऑयल का प्रेशर जो गियर बॉक्स में जाता है उसको देखेंगे। और जो ल्यूब ऑयल का प्रेशर जो कंट्रोल ऑयल के पर्पस के लिए जाता है उसको भी देखेंगे। जब वो सब नॉर्मल हैं तो उसके अलावा जो है हम मान लेते हैं कि हमारा जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है सर्किट जो है एकदम प्रिपेयर हो गया है, एकदम अच्छा है, यानी कि ये हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल सर्किट प्रिपेयर हो गया है। उसके अलावा पांचवा पॉइंट क्या है उसे जो देखेंगे, आइसोलेशन जो है वाल्व सर्किट प्रिपेयर, यानी कि जितने भी आइसोलेशन वाल्व हैं उनको जो है, जैसे इसका सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व, जितने भी कंप्रेसर के सक्शन वाल्व हैं, डिस्चार्ज वाल्व हैं, चाहे सेपरेटर का सक्शन है, सेपरेटर का डिस्चार्ज है, या ये हमारा कूलर एयर कूलर उसका सक्शन है या डिस्चार्ज है, या इधर जो है लाइन में जहाँ भी हमारा आइसोलेशन वाला है वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, खुले होने चाहिए, लेकिन वेंट और ड्रेन बंद होने चाहिए, और बाईपास वाल्व कंट्रोल वाल्व के ये बंद होने चाहिए। इसके अलावा हमारा क्या है दोस्तों, जो मस्ट है पीएसवी और रप्चर डिस्क। जितने प्रेशर सेफ्टी वाल्व हैं, पीएसवी हुई, ये पीएसवी है, ये रप्चर डिस्क है, जितने पीएसवी हैं या रप्चर डिस्क हैं ये सब क्या होनी चाहिए, लाइन में होनी चाहिए। मैक्सिमम जगह देखने को मिलता है कि पीएसवी के जो है, पीएसवी में सबसे पहले आइसोलेशन वाल्व होता है, उसके बाद पीएसवी लगी होती है, तो वो आइसोलेशन वाल्व जो है हमारा खुला होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो है लास्ट में हम क्या करते हैं दोस्तों, कंप्रेस गैस सर्किट प्रिपेयर, यानी कि जिस गैस को कंप्रेस करना है उस गैस को जो है हम लाइन में लेते हैं, उस गैस की सर्किट प्रिपेयर करते हैं। जैसे हम CO2 गैस को हम कंप्रेस करना है, ठीक, तो CO2 गैस को हम इसकी सर्किट कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये ऐसे करेंगे कि हम अमोनिया प्लांट से वो क्लियरेंस ले लेंगे कि अब हमें क्या चाहिए, हम इतना सारा काम कर लिए हैं, अब हमें आप जो है क्लियरेंस दो कि जो है CO2 गैस मिलेगी कि नहीं। इतना सब कुछ कर लेने के बाद हम इतना डायरेक्ट उनसे पूछेंगे, अगर उनकी क्लियरेंस है तो बस प्लांट को चला देंगे। प्लांट को चलाने के लिए इतने तो हमने जो है CO2 को कंप्रेसर में, CO2 को कंप्रेसर साइड में ले लिया, ठीक है। अब तो इतना सब कुछ कर लिया, अब हमें क्या है, इसको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए दो चीज हमारे पास होते हैं। कुछ जगह पे तो हमारा जो है जो कंप्रेसर होते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, वो जो होता है मोटर ड्राइव होता है, यानी कि मोटर VFD जो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव लगा के एक बड़ा सा हाई टेंशन मोटर लगा के हम कंप्रेसर चला लेते हैं, तो उसको तो डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
और कहीं कहीं पे इस कंप्रेसर को चलाने के लिए हमें क्या है, स्टीम टरबाइन की जरूरत पड़ती है। तो स्टीम टरबाइन की जरूरत पड़ती है तो हम जो है स्टीम टरबाइन के स्टार्टअप कैसे करते हैं वो तो अलग वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अगर आपका जो है मोटर से चल रहा है तो यहाँ से इतना सब कुछ देखने के बाद ओके है, आप चला सकते हो। और जब प्रेशर मिलेगा आपको तो या तो उसे वेंट कर दो, नहीं लेना है तो वेंट कर दो, अगर लाइन में लेना है तो प्लांट में भेज दो कंट्रोल वाल्व को खोल के, ठीक है। अगर मोटर ड्राइव है तो, अगर स्टीम ड्राइव है मतलब स्टीम टरबाइन से आप चला रहे हो तो उसमें बहुत सारे और भी चीज करने पड़ेंगे, जैसे स्टीम नेटवर्क प्रिपेरेशन, यानी कि स्टीम टरबाइन की जब जो है सबसे पहले स्टीम नेटवर्क को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो केएस स्टीम है या हाई प्रेशर स्टीम है उसके नेटवर्क को पहले तैयार करो। उसके बाद टरबाइन कंडेंसर नेटवर्क प्रिपेयर, टरबाइन का जो सरफेस कंडेंसर है उसका जो है उसके जो है इनलेट वाल, आउटलेट वाल, वेंट वाल, उनको वो प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद रोलिंग द मशीन, जो टरबाइन को रोलिंग करना होता है। उसके बाद लोडिंग द मशीन, और टरबाइन को लोडिंग, यानी कि उसे लोडिंग का मतलब कि बस वही CO2 को ले लिया, मतलब लाइन में ले लिया। तो ये सब चीजें जुड़ जाती हैं कब, जब आपका कंप्रेसर जो है टरबाइन से चलता है। तो टरबाइन से चलेगा तो उसमें जो है आपको जो है टरबाइन की स्टीम नेटवर्क प्रिपेयर करना पड़ेगा। टरबाइन का कंडेंसर, जो कंडेंसर है सरफेस कंडेंसर, उसका नेटवर्क प्रिपेयर करना पड़ेगा। और टरबाइन को रोल करना पड़ेगा, टरबाइन को लोड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है बहुत एक तरह से बड़ी चीज है, इसको हम ना लें तो ठीक है, क्योंकि इसको मैं अलग वीडियो में बता दूंगा। बस आप इतना समझिए कि इतना जरूर हम देखते हैं किसी भी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को चलाने से पहले। उसके बाद उसको जो है, अगर मोटर ड्राइव है तो यहीं तक है, लेकिन अगर स्टीम टरबाइन ड्राइव है तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि अब जो है आपको स्टीम टरबाइन कैसे चलाना है वो सीखना पड़ेगा। अगर आप यहीं तक मान लिए हो कि हमारी स्टीम टरबाइन एकदम रेडी है तो आप कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे लोडिंग द मशीन है, यानी कि ये स्टेप आते हैं, ये लोड हो जाएगा, कंप्रेसर चलेगा और कंप्रेस होना CO2 गैस शुरू हो जाएगी। तो मैंने कोशिश किया है दोस्तों, अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, फिर से ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।